नमस्कार मित्रों, हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ हिंदी साहित्य की लेखिका उर्मिला शिरीष जी की रचना संग्रह में से एक कहानी बेवाइयाँ। तो शुरू करते हैं उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी बेवाइयाँ। दुकान पर पाँव रखने की जगह नहीं थी। शहर का पुराना बाजार, छोटी सकरी सड़कें क्या गलियां कह सकते हैं। 10 कदम आगे बढ़े कि एक नई सकरी सड़क शुरू हो जाती। पुरानी ऊंची कई मंजिला इमारतें, पुराने जमाने की छोटी बड़ी दुकानें इन्हीं इमारतों के नीचे जमी हैं। इनकी दरों दीवारें बताती हैं कि पीढ़ियों से यहाँ के लोग पुश्तैनी धंधा कर रहे हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो और कारों का बेरोक टोक आना जाना। मस्ती और बेपरवाही का आलम यह कि लोग सड़क के बीचों बीच खड़े जूस पी रहे हैं, या गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खा रहे हैं, या ठेले से फल सब्जी खरीद रहे हैं। ऐसी ही बेपरवाह भीड़ को चीरते हुए वो सर्राफे की उसी दुकान पर जा पहुंची। लेकिन दुकान के भीतर बाहर का दृश्य देखकर चौंक पड़ी। कहीं दूसरी दुकान में तो नहीं आ गई। उसने निगाहें उठाकर बोर्ड पर लिखी इबारत पढ़ी। वही दुकान थी। बाहर जूतों और चप्पलों का ढेर लगा था। इस दुकान में जूते उतारकर ज़मीन पर बैठना पड़ता है। जाजम पर धूल मिट्टी पाँवों के निशान लग जाते, फिर भी ये जाजम दूसरे दिन ही बदली जाती। ये दूसरा मौका था जब वो अपने जेवरात गिरवी रखने आई थी। यद्यपि सर्राफा बाजार में दूसरी दुकानें भी थीं, पर यह उसे एक विश्वसनीय परिचित के माध्यम से मिली थी। दूसरा, यहाँ बैठने वाला सेठ तथा उसके दोनों बेटे सज्जनता से बात करते थे। सेठ, जो दुबला पतला होकर भी एकदम स्वस्थ और सचेत दिखता था, उसके चेहरे पर झुंझलाहट, हंसी, आत्मीयता या विनम्रता जैसे भाव दिखाई नहीं देते थे। हाँ, उसके बेटे अलबत्ता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाकर नमस्ते कर लिया करते थे। देने वाला देने के भाव से ही अपना अव्यक्त प्रभाव सामने वाले पर डाल देता है, भले ही बदले में वो कोई वस्तु क्यों ना ले रहा हो। यहाँ आते वक्त उसको अव्यक्त तनाव जकड़ लेता था। उसके भीतर पहचाने जाने की शर्म थी। दुकान के करीब पहुँचते वो चारों तरफ देख लिया करती थी कि कहीं कोई परिचित तो नहीं देख रहा है, क्योंकि बाहर बोर्ड पर लिखा था, यहाँ जेवर गिरवी रखे जाते हैं। वो जानती है कि इस दुकान पर आदमी तभी आता है जब उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता है। वो परिचितों के बीच बड़े आदमी की बनी बनाई साख को ध्वस्त नहीं करना चाहती थी। न जाने कितने तूफान गुजर गए, पर कभी उसने अपनी आप बीती जगत के सामने नहीं सुनाई। इस वक्त यही अंतिम रास्ता और विकल्प बचा था। इसी अंतिम विकल्प पर चलते हुए वो यहाँ खड़ी थी। उसने साड़ी का पल्लू ढीला किया, पसीना पोंछा। तेज धूप, उमस और गर्मी के कारण उसका जी मिचला उठा था। दुकान के भीतर अपने लिए जगह तलाशती वो एक कोने में खड़ी हो गई। सामने जो लोग थे वे किसी दूसरे देश के लग रहे थे। दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र। सभी के गाल पिचके हुए थे, आंखें अंदर धसी हुई थीं, दांत पीले, बदबूदार और टेढ़े मेढ़े। मैली धोती, झूलता हुआ कुर्ता, किसी ने गमछा सर पर बांधा हुआ था तो किसी ने कंधे पर डाला हुआ था। उन सबके बाल रूखे खड़े थे, जैसे सूखी घास हो। आसमान की सारी तपिश उनके चेहरों पर उतर आई थी। आंखों में ठहरा गहरा अवसाद, चिंता और असमर्थता उन्हें जड़वत बनाए हुए थी। वे सब खामोश थे। उनकी खामोशी के पीछे निराशा का भाव छाया था। उसने देखा, आज सेठ ने अतिरिक्त लड़कों को काम पर लगा रखा था। वे तेज तेज हाथों से बही खाते उठा रख रहे थे। वो प्रतीक्षा कर रही थी कि उन तीनों में से कोई उसकी तरफ देखे तो वो बताए कि उसे भी जल्दी जाना है। आधे घंटे बाद सेठ के बड़े लड़के ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जैसे तैसे वो दुकान के अंदर एक कोने में दीवार से टिक कर बैठ गई। पसीने की गंध भरी थी। उनके कपड़ों से धूल मिट्टी और पसीने की बू आ रही थी। बूढ़े, जवान और प्रौढ़ किसान जो खेतों में बीज बोने के लिए पैसों की व्यवस्था करने आए थे, वे सब चुपचाप बैठे थे। वो सोचने लगी, ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या इन्हें सरकार से मिलने वाली सहायता का पता नहीं है, या सहकारी समितियों की भूमिका से ये अनभिज्ञ हैं? उसका मन प्रति प्रश्न कर बैठा।
अगर पता भी हो तो क्या मिलने वाला है? 50-60 वर्षों में तमाम योजनाएं, घोषणाएं और व्यवस्थाएं किसानों को कितना समृद्ध कर पाई हैं? क्या आज भी किसान सूखा और बाढ़ से नष्ट हुई फसलों के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे हैं? कौन ले रहा है उनकी सुधि? जो खोज खबर लेते हैं वे या तो फैक्ट्री के लिए ज़मीन का सौदा करते हैं या बहुमंजिला इमारतों के साथ एक बड़ा बाजार खड़ा कर देते हैं। सेठ ने कांच की टेबल को पीछे खिसकाया ताकि बैठने की जगह निकल सके। कांच के नीचे चांदी के सुंदर जेवरात चमक रहे थे और बाहर उसी चांदी के पुराने जेवरातों का ढेर लगा हुआ था। पता नहीं इनमें से कब किसने किन खुशियों को पूरा करने के लिए इन्हें खरीदा होगा। जेवरों की चमक के साथ अपनी पत्नी और बेटी की मुस्कान देखी होगी। वही जेवर आज बेरौनक से पड़े थे, बिकने के लिए या गिरवी रखने के लिए, मुस्कानों को छीनकर। कितना चाहिए? सेठ ने सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे पे निगाहें गड़ाकर पूछा। 3,000। 3,000? 3,000 तो नहीं हो पाएंगे। तो 2,500 तक हो पाएंगे, सेठ ने बेलिहाज होकर कहा। खाद बीज लेना है, हल बखरना है, घर में भी ज़रूरत है, किसान बोलता जा रहा था। पर सेठ को उसकी ज़रूरतों से क्या लेना देना? इतना कम? वो बुदबुदाया। 25% कटता है, ये चांदी भी मिलावटी है। सेठ तटस्थ होकर बोला। जल्दी लौटा देंगे, वो लगभग गिड़गिड़ा कर बोला। गिरवी रखने वाला हर आदमी यही कहता है। सेठ उसके दयनीय होते चेहरे को बिना देखे बोला। पर के साल सूखा पड़ गया था, बैंक वालों को भी देना था। वो हताश होकर बोला। उसकी आवाज़ ठीक वैसे ही डूबती जा रही थी जैसे गहरे कुएं में भारी बर्तन डूबता जाता है। उभरी नसों से भरे हाथों को यूँ फैलाकर वो बातें कर रहा था जैसे सेठ को विश्वास दिलाना चाह रहा था। शायद उसके नस भरे हाथ देखकर सेठ का मन पिघल जाएगा। बगल में बैठी उसकी पत्नी सूनी सूनी आंखों से सेठ की तरफ देखे जा रही थी। उसके जीवन भर के स्त्री धन का मूल्य मात्र 3,000 रुपये भी नहीं था। याचक का भाव उसके पति की आंखों में उतर आया था। बोलो, क्या करना है? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, देख रहे हो ना लोग कब से बैठे हैं। सेठ ने उसकी रकम नीचे रखते हुए कहा। किसान सोच में डूब गया। चिंता की रेखाएं उसके माथे पर फैलती जा रही थीं। वो सेठ की दया पर था। क्या पता वो देने से मना ही न कर दे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा खेत का, उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का? भविष्य की कल्पना करके वो सिहर उठा। पिछले सालों में उसके बैल, भैंस, गाड़ी सब कुछ बिक चुका था और अब इस बार बची खुची रकम को बेचने की नौबत आ गई थी। यदि गिरवी रखते हैं तो ब्याज क्या लगेगा? हिम्मत करके पूछा उसने। अरे भाई, वही 2.5% महीने का। यहाँ सभी के लिए एक जैसा नियम है। सेठ झुंझला उठा। रेट बढ़ गए हैं सेठ जी। कहते कहते उसकी आवाज़ दब गई। इससे अच्छा तो बेच ही दो, ब्याज बट्टा में सब चला जाएगा। साथी किसान ने उसे समझाया। उसने पत्नी की तरफ देखा, उसकी सहमति के लिए। वो खामोश निगाहों से रकम को देखे जा रही थी जैसे उसकी अंतिम आशा और ताकत वही जेवर हो। और क्या कुछ लाए हो? सेठ ने उसकी पोटली पर निगाहें गड़ाते हुए पूछा। ये हैं, उसने टूटी फूटी चीज़ों को सामने रखते हुए कहा। ये तो गिलट की हैं, सेठ ने चीज़ों को घिसकर परखने के बाद कहा। गिलट की हैं? अब किसान की रही सही आशा भी क्षीण होने लगी। जैसे पानी में डूबते व्यक्ति को भंवर घेर लेती है, उसी तरह वह स्वयं को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। पूरे 3,000 दे दो सेठ जी, हमारा काम बन जाएगा। फसल पर चुकता कर देंगे। हम तो तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं। हमारे माँ बाप भी तुम्हारी दुकान पर आते थे। पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? वो एक एक शब्द को चबा चबा कर बोल रहा था। सेठ चुप रहा। उसके यहाँ इस तरह की भावुकता भरी बातों की कोई जगह नहीं थी और ऐसी बातों से प्रभावित होकर उसे अपना धंधा चौपट थोड़े ही न करना था। किसान ने डबडबाई आंखों से पत्नी की तरफ देखा। औरत ने पाँवों में पड़े लच्छों को टटोला। लच्छे मोटे मोटे थे, सुंदर थे, अब भी चांदी की चमक बरकरार थी। भाई ने दिलवाए थे। पूरे गांव की महिलाओं ने इन लच्छों की प्रशंसा की थी। तभी से वो ऊंची साड़ी पहनती थी ताकि लच्छों की सुंदरता और चमक दिखाई दे।
उसके पाँवों की सुंदरता बढ़ाने वाले लच्छे, उसकी चाल में इटलाहट लाने वाले लच्छे, उसको अभिमानी बनाने वाले लच्छे भविष्य के लिए, उसके परिवार को जिंदा रखने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की तरह सहारा बनने जा रहे थे। उसने चुपचाप भारी मन से लच्छे निकाले और आगे बढ़ा दिए। उधर सेठ लच्छों को परख रहा था, घिस रहा था, और इधर दोनों धड़कते दिल से सेठ के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब भी कम पड़ रहे हैं पर दे देते हैं, सेठ ने ठंडी आवाज में कहा। एहसान जताना वो नहीं भूला। पति पत्नी के मुंह से एक साथ धन्यवाद का भाव जताते हुए शब्द निकले, हे राम। उसने देखा अब जल्द जल्द बही खाते के पन्ने पलटे जाने लगे, हिसाब किताब लिखा जाने लगा, लकीरें खींची जाने लगीं। नाम, पता, रकम की संख्या, कीमत, रसीद नंबर, सब कुछ, यानी उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य उन बही खातों में कैद हो गए थे। बही खातों के पन्ने कम बचे थे। जैसे तैसे खेत सूखते जाएंगे, फसलें नष्ट होती जाएंगी, किसानों के हाथ खाली होते जाएंगे, वैसे वैसे इन बही खातों के पन्ने भरते जाएंगे। उन सब की तरह वो भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही थी, कब सेठ या उसके बेटे उसको बुलाएं और वो अपना सामान निकाले। बैंक की किश्त भरने के लिए आज उसका अंतिम दिन था। अन्यथा दोनों बैंक, जिसमें से पैसा जमा कराना था और जिस बैंक से किश्त निकाली जानी थी, बैंक बाउंसिंग चार्ज लगा देंगे और कंपनी वाले अपनी पेनाल्टी ले लेंगे। इस सब के बावजूद अगला लोन मिलने में दिक्कत आएगी सो अलग। हर पल उसका तनाव बढ़ता जा रहा था। थोड़ा टाइम लगेगा, इस बार सेठ के बेटे ने नज़र उठाकर देखते हुए कहा। आप चाहें तो मार्केट हो आएं। इसका मतलब उसे और इंतज़ार करना था, लेकिन वो वहीं बैठी रही। उसके पांव वहीं जम गए थे। भीड़ धीरे धीरे खिसकते हुए उसके करीब होती जा रही थी। वो किसान पैसे लेकर खड़ा हुआ तो उसने तपाक से अपनी जगह बना ली। उसने 3,000 रुपये बड़े जतन से कपड़े में लपेट कर जेब में रखे, फिर बचा हुआ सामान दूसरी जेब में डाला। चल उठ, उसने पत्नी से कहा, जो अब और अधिक उदास और सुस्त हो गई थी। किसान अंगूठे पर लगी स्याही को रगड़ रगड़ कर पोंछ रहा था, जैसे स्याही ना हो, कोई गंदा धब्बा लग गया हो उसके अंगूठे पर, उसके पूरे शरीर पर। उसकी घरवाली ने दोनों हथेलियां जमीन पर टिकाईं और धीरे से खड़ी हो गई। देर तक बैठे रहने से उसके पांव सुन्न हो गए थे, पर उससे भी ज़्यादा निर्जीवता आ गई थी लच्छे उतारने के कारण। भारी कदमों से, पर हकीकत में भार से हल्के हुए वो बाहर निकली। उसने देखा महिला साड़ी को खिसकाकर अपने नंगे पाँवों को ढांप रही थी, पर उसकी निगाहों में उसके पाँव छुपे नहीं। पाँव में पड़ी बिवाइयाँ गहरी और लंबी लंबी थीं। सख्त सूखी एड़ियाँ बिवाइयों के कारण दर्द भी देती होंगी। उसके चेहरे पर ढलते हुए यौवन का फीका रंग दिखाई दे रहा था। बेवक्त पकी उम्र ने उसकी देह में दस्तक दे दी थी। उन सब के बीच बैठी वो हरे भरे लहराते खेतों के बीच गांव की गोरी की कल्पना कर रही थी। हंसती खेलती, इठलाती, झूला झूलती, गांव की सुंदर चपल नवयौवना। उफ! उसके मुंह से लंबी उच्छ्वास निकल पड़ी। उसने पर्स टटोला। इन भूखे नंगे ज़रूरतमंद लोगों के बीच अपनी चीज जाने की आशंका बार बार मन में उठी थी। उसका ध्यान पुनः उस महिला की एड़ियों में पड़ी बिवाइयों की तरफ चला गया, जिन्हें वो बार बार सहला रही थी, इस तरह कोमलता के साथ मानो दिलासा दे रही हो। और उसे लगा औरत की बिवाइयाँ चौड़ी से चौड़ी होती जा रही हैं, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, इतनी गहरी कि वे बिवाइयाँ खेत में बदल गईं। दरारों से फटता खेत, रूखा सूखा वीरान खेत, जिसे न पानी मिला था, न खाद, न बीज, न छाया, जिसका सौंदर्य, सोंधापन और हरितिमा खत्म हो गई थी, जिसमें परिंदों का आना ठहर गया था, जिसके बीच खड़े होकर न कोई हंसता था, न गाता था, न सपने देखता था। फिर उसे लगा वो खेत एक विराट जगत में बदल गया है, जिसके ऊपर तमाम तरह की पार्टियां ढोल नगाड़े पीट रही थीं, हवन यज्ञ कर रही थीं, जिसकी छाती पर कोई त्रिशूल गड़ा रहा था, तो कोई रक्तपात मचा रहा था, तो कोई बेकसूर लोगों को मार रहा था। सब तरफ बिवाइयाँ, सब तरफ दरारें, जिनसे खून और मवाद गिर रहा था। उफ! उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। सामने वही सब थे और सेठ उसे आवाज़ लगा रहा था,
भाई साहब लाइए, आपको 2-2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। 2-4 महीने यही हाल रहेगा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। एक तो ये लोग गहने भी ऐसे लाते हैं जिन्हें जांचने परखने में टाइम लग जाता है, फिर घंटों सोचने विचारने में लगा देते हैं। सेठ अपनी परेशानी बताते हुए लकीरों पर लकीरें खींचता जा रहा था। यकायक ही आज उसे सेठ गंभीर सहज स्वभाव वाला न लगकर लुटेरा, डाकू, कमीना, धूर्त और न जाने क्या क्या लग रहा था। महाजनों का चतुर सोफिस्टिकेटेड वंशज। उसे लगा सेठ उसके और दूसरे लोगों के एक एक जेवर को यूं ही रखता जाएगा और एक दिन सेठ की तिजोरियों में भरा ये कमरा ऊपर तक भर जाएगा। ब्याज पर ब्याज लगाकर मूल को ही वसूलता रहेगा। उसने आसपास बैठे किसानों को गौर से देखा, जो अपनी अपनी पोटलियों को कसकर हाथों में दबाए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, और सेठ बही खातों के पीछे बैठा चेहरा झुकाए पैनी निगाहों से गहनों को जांचता परखता निश्चिंत सा दिखाई दे रहा था। दूसरे दिन की सुबह प्रातः 6 बजे उठकर वो नियमित रूप से पेपर पढ़ती है। बरामदे में बैठना उसे अच्छा लगता है। चिड़ियों का कलरव कभी कभार सुनाई दे जाता है, पर आज उसका सिर भारी था, आंखों में भी दर्द था। फिर भी अखबार पढ़ने से वो स्वयं को रोक न सकी। अखबार का प्रथम पृष्ठ पलटा ही था कि बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, किसानों द्वारा सामूहिक आत्महत्या। उसके दिमाग में सनसनाहट फैल गई। खबर पढ़ते हुए उसकी निगाहें किसानों की तस्वीर पर टिक गई। कतार में पड़ी लाशें। ये क्या? उसने उलट पुलट कर बार बार उन चेहरों को देखा। आश्चर्य कि उन सबके चेहरों में उसे कल सर्राफे में मिले किसानों का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये तो दूसरे प्रदेश की घटना थी। इसके बावजूद कि उन सबसे उनका चेहरा इतना अधिक कैसे मिल रहा था? मृत्यु, दुख, संताप और विभीषिका देश, काल और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है। मृत्यु का चेहरा एक जैसा ही होता है। दुख एक ही तरह से रुलाता है, आंसू यूं ही बहते हैं। उसे लगा कल जिन बेवाइयों से उसने हल्का हल्का खून रिश्ता देखा था, दर्द की चिंचिनाहट महसूस की थी, उनसे अब रक्त की धारा फूट पड़ रही है, और उस रक्त के समुद्र में सेठ और नेताओं के हजारों हजार खून से रंगे हाथ उनकी गर्दनों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसे लगा पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, धरती घूम रही है, घर घूम रहा है, वो घूम रही है। चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा है, काला और सघन। माँ, क्या बात है, क्यों बड़बड़ा रही हो? सामने खड़ी बिटिया उसके कंधे झकझोर रही थी और वो विस्फारित नेत्रों से उसे देखे जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी बेवाइयाँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।